प्रयास के इस यूट्यूब चैनल पे। और आज है 20वां दिन और आज हम लोग करेंगे राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से लेके 1916 तक। तो जैसे कि आपको सबको पता है कि हमने 27 जनवरी को इसको शुरू किया था अपने शेड्यूल को, जो कि आगामी इलाहाबाद हाई कोर्ट एआरओ आरओ और यूपी पीएससी आरओ आरओ एग्जाम को देखते हुए हमने शेड्यूल को बनाया था, जो कि 60 दिन में हम लोग पूरा कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस को कंप्लीट करें। तो जैसे कि आज जो है वो 1885 से लेके 1916 तक हमें करना है। दूसरी चीज़ क्या है कि आज हम कंप्यूटर में जो है रिवीजन अपना करेंगे, जो कि जो है हमने पिछले जो 6 चैप्टर्स पढ़े उनको रिवाइज़ कर लेंगे, जिनके टॉपिक ये हैं। अगर आप चाहें तो ये वाली बुक फॉलो कर सकते हैं, या जो भी आपके पास किताब है उसमें ये सारे चीज़ों को फॉलो करके आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लगाने का प्रयास करिए। ये जो पूरा प्लान है ये आपको हेल्प करेगा सिलेबस को टाइम पे कंप्लीट करने में और अच्छे से रिवीजन करने में, जो कि हमने देखा पीछे हमने काफ़ी सारे रिविजन्स भी करे अपने जितने भी चीज़ों के थे। तो अगर आपके पास कोई प्लान नहीं है तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि आज हम लोग अपनी जो है जीएस में 1885 से लेकर 1919 तक पढ़ेंगे, और जो है इंग्लिश में आज हम लोग टेंसेस को कंप्लीट कर लेंगे, जो कि हमने पहले काफ़ी सारी चीज़ें करी हुई, जैसे आर्टिकल, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और ये वर्ब और टेंसेस। तो इसको आपको अपने एंड पे करना है और वोकैबुलरी में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हम करेंगे। शाम को जो है एक क्विज़ आप लगा सकते हैं, इंग्लिश का फ्री डेली टेस्ट हो रहा है, जो कि हमारे ग्रुप में है। ग्रुप का डिस्क्रिप्शन आपको लिंक में मिल जाएगा। टाइपिंग अगर आपकी कमज़ोर है, अगर आप इलाहाबाद हाई कोर्ट की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ आप जो 1 घंटा दीजिए टाइपिंग को, और टाइपिंग रोज़ करते रहिए, बिकॉज एग्ज़ाम के बाद आपको टाइम नहीं मिलेगा, तो आप टाइपिंग को करते रहिए। आधुनिक भारत आज हम करेंगे, जिसमें मैंने आपको बताया, और बाकी सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। क्यू और आर इडियम हमें आज करना है, इडियम एंड फ्रेजेस में। ठीक है, हमने कल पी तक करा हुआ था, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में हम डी तक करेंगे, और इसके क्वेश्चंस आपको कहाँ पे मिलेंगे, इस ग्रुप में मिलेंगे, जो कि डिस्क्रिप्शन में जिसके बारे में बता रखा है। तो ठीक है, आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आधुनिक भारत में हमने जो है काफ़ी कुछ चीज़ें कर ली थी। बीच में जो एक एजुकेशन और प्रेस की कुछ पॉलिसीज़ थी जो गवर्नमेंट ने लॉन्च करी थी, वो हम बाद में देखेंगे, पॉलिसीज़ ऑफ ब्रिटिशर्स के साथ इसको क्लब करके एक वीडियो में देखेंगे। और कुछ रिवोल्ट बीच में रह गए, जैसे सन्यासी रिवोल्ट, ये वो, तो उसका एक अलग वीडियो में बनाऊंगा, तो आप वहाँ से कवर कर लीजिएगा उसको। पर अभी हम देखेंगे 1885 से लेकर 1916 तक, 1919 तक। तो आइए इसको हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है कि अभी जो 1885 का जो काल होता है उसमें क्या हुआ है, उसके पहले हमने जैसे कल देखा था, जो पिछला वीडियो हमने देखा था, वो बेसिकली ये था कि जो कांग्रेस है उसका गठन हो चुका है। तो अब कांग्रेस का गठन हो चुका है, तो कांग्रेस में दो तरह के वर्ग बन चुके हैं। एक है उदारवादी चरण और एक है उग्रवादी ग्रुप। ठीक है, तो उग्रवादी ग्रुप है और एक है उदारवादी ग्रुप। और जो ये काल में, जिस काल में काम करते हैं, जैसे कि जो मॉडरेट्स हैं, वो 1885 से लेकर 1905 तक जो कार्य है उनको उसको क्या बोलते हैं, उदारवादी चरण बोलते हैं। तो उनकी क्या नीतियाँ थी, कैसे वो सोचते थे, उसके बारे में चर्चा करेंगे। ऐसे ही आते हैं उग्रवादी, उनकी क्या सोच थी, कैसे वो काम करते थे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर आता है स्वदेशी मूवमेंट 1905 के पास। कुर्जन जो होता है उस समय, एक हमारा जो भारत था जब उस समय का जो वहाँ जो वाइसरॉय था वो था लॉर्ड कुर्जन। उसने जो था भारत को, जो बंगाल का एरिया था उसको विभाजित करने के लिए एक प्लान बनाया था। तो जिसके लिए जो है, जिसके विरोध में जो है एक स्वदेशी मूवमेंट चालू होता है, बॉयकॉट मूवमेंट चालू होता है। और उस समय जो है इसकी क्या क्या चीज़ें थी, इसमें कौन कौन इसमें पार्ट लेता है, वो सारी चीज़ें देखेंगे। क्रांतिकारियों का जो काल था उसके अंदर, उसके बाद जब ये उसका एक समय आता है जब जो है कांग्रेस टूट जाती है, सूरत में जाके सूरत स्प्लिट होता है, और उसके बाद एक जो है एक वैक्यूम बन जाता है, मतलब कि ज़्यादा कुछ मूवमेंट नहीं हो रहा होता है, ज़्यादा कोई जो है कोई गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं बोल रहा होता है। तो जो युवा वर्ग होता है वो बेसिकली क्या करता है कि वो अपना एक मूवमेंट शुरू करता है, जिसे क्रांतिकारियों का काल भी बोलते हैं, जिसमें अलग अलग तरह के क्रांतिकारी आते हैं, जैसे रास बिहारी बोस और बहुत सारे लोग। फिर एक देखते हैं हम कि बाहर इंडिया से बाहर भी एक मूवमेंट शुरू होता है, जिसे बोलते हैं गदर मूवमेंट। उसके बारे में देखेंगे, और होम रूल के बारे में देखेंगे कि होम रूल क्यों लाया गया, और इसमें तिलक और एनी बेसेंट की क्या जो है इंपॉर्टेंस था, ये चीज़। और गवर्नमेंट के द्वारा जो दो एक्ट लाए गए थे इस दौरान, मॉरले मिंटो रिफॉर्म्स जो कि 1909 में आया था, और एक आया था मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म जो कि 1919 में आया था। तो इसको अभी हम लोग नहीं करेंगे, इसको हम लोग बाद में वीडियो में करेंगे, क्योंकि मैंने एक्ट के लिए अलग एक वीडियो बनाना है, तो वो उसमें हम कंप्लीट करेंगे। तो ये जो है आज हम कंप्लीट करेंगे। दूसरी चीज़ क्या है, जो ये टॉपिक्स हैं इसमें एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है वो थोड़ा हमें देखना पड़ेगा। देखिए, एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आएगा वो किस लेवल का आप पेपर दे रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। तो जैसे कि जो हमारे यूपी लेवल तक के पेपर हैं उसमें क्या बेसिकली पूछा जाता है कि समय काल आपको थोड़ा पता होना चाहिए। दूसरी चीज़, वहाँ के उस समय के पर्सनालिटी, उस समय के मेन लीडर्स कौन थे वो पता होना चाहिए, कौन से पार्टी से वो जुड़े हुए थे, क्यों इनका गठन किया गया था, है ना, ये थोड़ा पता होना चाहिए। दूसरी चीज़, उस समय की जो पत्रिकाएँ थीं, या जो पत्र थे या न्यूज़पेपर अखबार थे, उनका कौन लेखक थे, वो सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। किस किस जनता ने इसमें पार्ट लिया वो पता होना चाहिए, और आउटकम क्या था, इंपॉर्टेंस क्या था, ये थोड़ा पता होना चाहिए। तो हम इसको जो है हेडिंग में देखेंगे अभी, तो आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा।
एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप जो है फुल टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना चाहते हो और अपनी तैयारी को अच्छे लेवल पे लेके जाना चाहते हो इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए, तो आप ये जो है टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। 15 फरवरी से शुरू हो चुकी है। आप इसमें अलग-अलग जो है सब्जेक्ट्स के क्विज़ लगा सकते हैं और काफ़ी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। बाद में इसमें 5 फुल टेस्ट भी हैं जिसमें आपको 200 मार्क्स का इलाहाबाद हाई कोर्ट का जैसा पैटर्न पहले आया हुआ है, उसी पैटर्न पे पेपर होगा। तो इसमें इंग्लिश के भी क्वेश्चंस इंक्लूडेड हैं। इसमें भी इंग्लिश के जैसे 50 क्वेश्चंस हैं, तो आप इसको देंगे तो इंग्लिश में भी आपका कवर हो जाएगा। दूसरी चीज़ क्या है कि हमारा पेड स्टडी ग्रुप है जिसके अंदर आप जो है डेली पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो आप अगर थोड़ा सीरियस हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी पढ़ाई कंटिन्यूअस रहे, तो आप इस स्टडी ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें और भी अभ्यर्थी हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं और कंटिन्यूअसली हमारे साथ बने हुए हैं। तो अगर आप चाहते हैं तो आप इस ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो और अगर आपको जो है पूरा जितना भी शेड्यूल है अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ आप कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा और जो है इसी तरीके से जो है हम आगे चलते हैं, ठीक है? तो सबसे पहली जो चीज़ है वो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये है कि हम शुरू करते हैं, तो आपको मेरे साथ रहना है, ठीक है? ज़्यादा परेशान मत होइए देख के इसको। सबसे पहली चीज़ है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1885 से लेके 1905 की बात लिखी गई है, तो उदारवादी चरण है, ठीक है? तो अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया, ये लोग जो थे इनके अंदर पहले लीडर्स देख लीजिए कौन-कौन है। तो दादा भाई नारोजी, बदरुद्दीन त्याबजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, मदन मोहन मालवीय और डब्ल्यू.सी. बनर्जी। तो अगर आपके पास कोई नाम नहीं लिखा हो तो आप अपना ऐड कर लीजिए। ये इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं और कोई नाम याद होने चाहिए। एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है? फिर इन्होंने क्या कार्य किया था, देखिए मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। भारतीय सुधार समिति इन्होंने शुरू करवाई। इन्होंने इंडियन काउंसिल एक्ट एक आया था उस समय ब्रिटिशर्स के द्वारा, उसको लाने में इन्होंने बहुत हेल्प करी और उसको फोर्स कराया कि आप इसको लेके आइए। और गवर्नमेंट और जो लोगों का रिप्रेजेंटेशन है, लोगों का जो एक तरह का मतलब रिप्रेजेंटेशन कहाँ पे, जो उस समय की जो वो थी, क्या बोलते हैं आपका, जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे अभी का जैसे पार्लियामेंट है, उस समय का जो बेसिकली गवर्नर जनरल की कमेटी होती थी, या जो भी उस समय जो आदेश पारित होते थे, उसमें अंदर जो है गवर्नमेंट लोगों का, भारतीय लोगों का जो है एक तरीके का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, ठीक है? तो वो जो है इन लोगों ने इसके लिए फोर्स किया। तो आप नाम याद रखिएगा, इन्होंने किया था। फिर एक वेलबी कमीशन आता है। वेलबी कमीशन याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वेलबी कमीशन पूछा भी जा सकता है कि ये किस लिए आया था। ये ध्यान रखिएगा कि जो दादा भाई नौरोजी थे ना, वो काफ़ी समय से जो थे ये बता रहे थे कि भारत से जो है पैसे का जो है एक तरीके से बाहर जा रहा है, ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा है ना? तो उसको ऊपर जो कमीशन बिठाया गया, किसके द्वारा? ब्रिटेन के द्वारा, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, वो था वेलबी कमीशन जो इसको इन्वेस्टिगेट करेगा, ठीक है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। दूसरा क्या था कि ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया इन लंदन एक बनाई गई, जिसके अंतर्गत इन्हीं लोगों ने बनवाई थी ये बाहर, ठीक है? ब्रिटिश इंडिया कमेटी ऑफ इंडिया, ये आप ये ध्यान रखिएगा, ब्रिटेन ने इन्होंने बनवाई है, कांग्रेस के इन लोगों ने, ठीक है? तो ये लंदन में बनी थी। इसको जो था पहले चेयरमैन इसके कौन थे? विलियम वेडरबर्न थे। आप याद रखिए, जो विलियम वेडरबर्न है वो कांग्रेस में प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, है ना, 2 बार। और एक थे विलियम डिग्बी, ये जो थे यहाँ के सेक्रेटरी थे। तो इन दोनों का नाम याद रखिएगा। एक जनरल इनके नाम से शुरू, जो ये कमेटी थी इसके नाम से एक जनरल भी चलता था, तो ये जनरल आपको याद रखना है, इसका नाम था इंडियन जनरल, ठीक है? तो ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वेलबी कमीशन और ये वाला, ठीक है? और बाकी जो आपको बताइए, ड्रेन ऑफ वेल्थ मैंने पिछली बार बता दिया था। डिमांड क्या कर रहे थे? डिमांड करते थे सिविल सर्विसेज जो है उसके अंदर रिफॉर्म लाने चाहिए, है ना? सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए। सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब क्या है कि जैसे जो जुडिशरी है और जो आपका एग्जीक्यूटिव है, मतलब कि जो लोग एडमिनिस्ट्रेशन में काम कर रहे हैं, है ना, जो और जो एक तरीके से जो न्याय के लिए काम करें, उन दोनों की पावर किसी एक व्यक्ति के पास नहीं होनी चाहिए, वो अलग अलग होनी चाहिए। तो ये ध्यान रखिएगा। सेल्फ रूल की बात कर रहे थे। सेल्फ रूल का मतलब है जैसे ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, वो लोग अपने आप देश को चलाते हैं, ठीक है? अपने आप देश को चलाते हैं, परंतु कहते क्या है, हम यूनियन जैक के अंडर में हैं। कनाडा तो अब आज़ाद हो गया। जैसे ऑस्ट्रेलिया की बात कर लें या न्यूजीलैंड की बात कर लें अभी, तो अब देखिए उनके झंडे में भी छोटा सा यूनियन जैक बना रहता है। तो इंडिया के उस समय जो लोग थे, मॉडरेट जो थे, ये उदारवादी लोग, ये कह रहे थे कि नहीं नहीं, हमें भी जो है हमें सेल्फ रूल दे दो, हम उसमें खुश हैं, ठीक है? तो ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है? ये वाला कंप्लीट हो गया, एम और वर्क इनका। अब ड्रॉबैक क्या थे? ये लोग क्या करते थे? विनय करते थे, है ना, प्रतिवेदन करते थे, है ना, भाषण बोलते थे, लेख लिखते थे, है ना, इस तरीके से, यानी कि इंग्लिश में बोले तो पेटिशन करते थे, प्रेयर करते थे, बस यही सब करते थे अंग्रेजों से। और ये सोचते थे, प्रोटेस्ट नहीं करते थे। और ये लोग क्या सोचते थे कि ब्रिटेन जो है ना, उसको अगर बता दिया जाए ब्रिटिश गवर्नमेंट को, तो वो हमारी बातें सुनेगा, उसके अंदर एक सेंस ऑफ जस्टिस है ना, ब्रिटेन में। पर वो हमारी बातें समझ नहीं पा रहे, उनको बात पहुंच नहीं पा रही, पर वो अपने आप को मूर्ख बना रहे थे एक तरीके से। ऐसा कुछ भी नहीं था, ब्रिटेन किसी
किसी की सुन नहीं रहा था, ठीक है, और सबकी पिटाई भी अलग लगा रहे थे। तो ये ध्यान रखिए। तो एक तरीके से ये जो थे इस तरह से बिहेव करते थे, ये प्रोटेस्ट नहीं करते थे। तो यही एक डिस्क्रिमिनेशन है, मतलब यही एक डिफरेंस है इन दोनों में, उग्रवादी चरण और उदारवादी चरण में। ये लोग बस यही डिमांड कर रहे थे इस तरीके से, विनय करके, प्रतिवेदन करके, भाषण करके, लेख लिख लिख के, पर कोई नहीं सुन रहा था। और दूसरी क्या ड्रॉबैक था इनका कि इनके पास ज़्यादा सक्सेस नहीं मिला इनको सोशली, मतलब कि लोग इनसे ज़्यादा नहीं जुड़ पाए, है ना, क्योंकि लोग जो थे वो चाहते थे कुछ चेंजेस आए, पर चेंज तो कुछ आ नहीं रहा था इन लोगों की बातों से। दूसरी चीज़, जो मुस्लिम्स थे वो इनके मूवमेंट में ज़्यादा जुड़े नहीं हुए थे, और इनका जो सोशल बेस था ना वो छोटा था। मतलब कहने की बात ये है कि आप जैसे कि आपका सोशल बेस छोटा है, मतलब कि ये लोग जो थे ना सब बहुत ही अच्छे कुलीन वर्ग से थे, है ना, और जो थे काफ़ी ऊंचे वर्ग से थे, तो नीचे की जो जनता थी इनसे जुड़ नहीं पाती थी। तो ये ध्यान रखिए, ठीक है। आपको इंग्लिश देख के परेशान नहीं होना है, ये सब वर्ड आपको याद भी हो जाएंगे, तो इसलिए जो है बस ध्यान से सुनिए, मैं समझा रहा हूँ एक करके। तो नॉट मच रूट्स अमंग द मासेस, यानी कि इनका जो था ना ज़्यादा, जब आपके साथ लोग नहीं जुड़ेंगे तो क्या होगा, आप जो है लोगों के बीच में होंगे नहीं। तो वही चीज़ है, इसके पॉइंट को दोबारा लिख दिया मैंने। तो बस यही चीज़ है कि समझ लीजिए कि इनका एक तरीके से नैरो सोशल बेस था, यानी कि ज़्यादा जनता इनसे नहीं जुड़ी हुई थी, क्योंकि एक उच्च कुलीन वर्ग था, ठीक है। फिर दूसरी चीज़, इनको पॉलिटिकली भी कुछ ज़्यादा सक्सेस नहीं मिला, ठीक है। इन्होंने जो था इंडियन काउंसिल एक्ट को हेल्प किया, ये किया, पर हम लोग देखते हैं ये जब भी कुछ बात बोलते थे ना, इनकी ब्रिटिश गवर्नमेंट सुनती नहीं थी कोई, ठीक है, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट सिर्फ एक ही चीज़ जानती थी, वो थी जब उसको प्रेशर किया जाए या कुछ विद्रोह होने लगता था, तभी जो है उनके जो है कुछ ना कुछ होता था। जैसे आपको याद हो 1857 में हमने देखा, जब विद्रोह हुआ तभी उसके बाद जो है उन्होंने अपना डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स और जो है दूसरी जो एक और पॉलिसी जो वेल्सली लेके आए थे, वो दोनों पॉलिसी जो थी बंद कर दी थी, वरना उसके बाद उसके पहले जो देखिए वो एक्सपेंड ही करते चले जा रहे थे, है ना। तो 1857 के बाद क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि रिवोल्ट हुआ, उनके ऊपर प्रेशर आया, तो ब्रिटिश उसी भाषा को समझते थे, तो ये लोग ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाए। और सब लोग जो ना, बहुत ही कम लोग थे जो लोग, और इसमें एक और पॉइंट है कि बहुत कम लोग थे उदारवादी चरण में जो लोग इंडिविजुअली बहुत मतलब मेहनत कर रहे थे, क्योंकि और बाकी सब लोग जो थे ना वो बस आराम से जो थे अपना आते थे, सभा करते थे और बातें आते करते थे, परंतु कुछ लोग थे वो अच्छा काम कर रहे थे। तो गोपाल कृष्ण गोखले हो गए, दादा भाई नौरोजी, तो ये सब इनके ड्रॉबैक थे, ठीक है। और फिर क्या हुआ, इनके वजह से क्या हुआ, बस एक इनका ये फ़ायदा था कि इन्होंने ना पॉलिटिक्स को चेंज किया उस समय 1850 के बाद, क्योंकि उसके पहले देखिए पॉलिटिक्स क्या हो रही थी, सब अपने अपने मुद्दों को लेकर बैठे हुए थे। ज़मींदार एसोसिएशन अपने मुद्दे को लेकर बैठा था, कोई पैन इंडिया अप्रोच नहीं था, मतलब पूरे इंडिया में कोई भी मतलब एक तरह का कोई भी मूवमेंट नहीं था, पर इन्होंने क्या किया, मूवमेंट को पैन इंडिया किया, है ना, मूवमेंट को लोगों तक पहुँचाने का प्रयास तो किया इन्होंने कम से कम। इन्होंने लोगों को डेमोक्रेसी का भी आइडिया दिया कि अपनी बात बोलना सीखो, लोगों को बताया सिविल लिबर्टी क्या होती है, मतलब कि अपनी शक्तियों को पहचानो, आपके पास बहुत सारी शक्तियाँ हैं, है ना, हम लोग पास भी आज भी हम लोग खुल के बोल सकते हैं, खुल के चल सकते हैं, है ना, कोई हमें रोक टोक नहीं है अपने जो भी लिमिटेशंस में। तो ये सारी चीज़ों के बारे में बताते थे, और ये बताते थे कि ब्रिटिश जो है ना वो एक तरीके से हमें नुकसान पहुँचाने, जैसे दादा भाई नौरोजी बताते हैं ना कि एक तरीके से हमारा पैसा बाहर जा रहा है, ये सारी चीज़ें। तो इन्होंने काफ़ी कुछ काम भी किया, ऐसा नहीं है, और लोगों के लिए, पर ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डाल पाए, है ना। और कुर्जन ने जो है इनको एक तरीके से राजद्रोही भी बोला था। तो ये बात ध्यान रखिएगा मॉडरेट्स के बारे में, उदारवादी चरण। अभी हम 1905 में पहुंच गए। अब क्या हुआ, 1905 में आते आते ना लोगों को समझ में आ गया, और कांग्रेस के कुछ नेताओं को समझ में आ गया कि कुछ हो नहीं रहा है। ये लोग लिखते हैं चिट्ठी, कांग्रेस और जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट फाड़ के फेंक देती है, कुर्जन जी सुन नहीं रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया, एक्सट्रीमिस्ट में बाल गंगाधर तिलक, नाम याद रखिएगा, लाल लाल लाजपत राय और बिपिन चंद्रपाल और अरविंदो घोष। तो लाल बाल पाल तो याद है, अरविंदो घोष भी याद रखिएगा। इन लोगों ने क्या किया, इन्होंने एक अलग सोच बनाई, उसका नाम था उदारवादी सोच, ठीक है। और इसको चरण को क्या बोलते हैं, उदारवादी चरण, उग्रवादी चरण, ठीक है। तो एक तरह से क्या हो रहा था कि ये लोग जो थे ना, इन्होंने सोच लिया कि अब जो है इस सब से काम नहीं चलेगा, है ना, प्रेयर पेटिशन प्रोग्राम से। तो अब किस चीज़ से काम चलेगा, रिवोल्ट करो, है ना, बाहर निकलो, और कुछ जो है मतलब जो है प्रोटेस्ट करो, अपनी बात को दूसरे तरीके से बोलना सीखो। तो और इन लोगों की ये चीज़ें शक्ति मिली कहाँ से, ये बोलने की मतलब ये सोच इनको कहाँ से मिली कि अब इसी से काम हुआ। इन्होंने देखा कि जो यूरोपियंस हैं ना, जो जैसे ब्रिटिशर्स हैं या इटालियंस हैं या पोर्चुगीज़ हैं, एक तरह का जो हवा बना हुआ था इनका सोसाइटी में कि हाँ यही सबसे शक्तिशाली हैं, इनको कोई हरा नहीं सकता, वो टूट रहा था। जैसे इथोपिया एक जगह है, आप देखिएगा मैप में, अफ्रीका में है। इन्होंने इटली को वहाँ से हटा दिया था, भगा दिया था। तो इनको समझ में आ गया यूरोपियन शक्तिशाली नहीं है। ऐसी जापान जो था उसने रशिया को लड़ाई में हरा दिया था। ऐसी आयरलैंड में, चाइना में और टर्की में
अलग अलग रिवोल्ट हो रहे थे। तो ये सब मैप पे आपको देखनी है सारी जगह, ठीक है, ताकि थोड़ा सा आपका मैप भी स्ट्रांग हो जाए। अलग अलग रिवोल्ट हो रहे थे, किसके खिलाफ? यूरोपियंस के खिलाफ। तो एक जो यूरोपियंस की एक जो एक संप्रभुता और एक तरीके से दिखाना कि हमें कोई हरा नहीं सकता, है ना, तो वो जो था टूट रहा था यहाँ पे, है ना, और इन लोगों को इससे शक्ति मिली थी। दूसरी चीज़ क्या थी? ब्रिटेन जो था ना बहुत सारे पॉलिसी लेके आया इस समय गवर्नमेंट, जैसे कि वर्नैकुलर प्रेस एक्ट लेके आया, जिसमें जो था प्रेस को दबा दिया गया कंप्लीटली, डेट याद रखिएगा। यूनिवर्सिटी एक्ट लेके आया, यूनिवर्सिटी की जो अगर कोई प्रोटेस्ट करेगा तो उसको यूनिवर्सिटी निकालेगा। बहुत सारी चीज़ें थी, कंट्रोल करना पढ़ाई को, एजुकेशन को, तो ये सब चीज़ें थी। फिर एक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लेके आया था, जिसके अंतर्गत अगर आप गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ भी बोलेंगे तो आपको उठा के अंदर बंद कर देंगे, है ना, काफ़ी खतरनाक था ये। तिलक तो इसके अंदर, तिलक को इसके ही अंदर में जो है जेल कर दिया गया था। तो काफ़ी मतलब खतरनाक चीज़ें लेके आए थे। फिर उसके बाद था पार्टीशन ऑफ बंगाल, एक ये तो खैर है ही ये मुद्दा, है ना, और दिल्ली दरबार कई सारे कर रहे थे, जबकि इंडिया में जो था भूखमरी और अकाल पड़ा हुआ था। तो ये दिल्ली दरबार कर रहे हैं, बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, तो हम देखेंगे कौन कौन से दिल्ली दरबार हुए। तो ये सारे पॉइंट्स हुए उस समय। और एक और पॉइंट था, ये जैसे एक हेडिंग ये होगी, एक हेडिंग ये होगी इसमें सारे, और एक हेडिंग है तो रिलीजियस एंड सोशल अवेकनिंग। मतलब आपको मैंने बताया ना, जैसे राजा राम मोहन रॉय आए, विवेकानंद आए, है ना, दयानंद सरस्वती आए, और भी बहुत सारे जितने भी लीडर आए रिलीजियस या सोशल, है ना, जिन्होंने बहुत सारे पॉइंट्स दिए। उन्होंने कहा कि देखो अपने वेदों को समझो, हम हमेशा से जो है आज़ाद रहे हैं, है ना, या जो है अपने रूट्स को समझो, और जो है तुम ऐसा नहीं है कि तुम अपनी डेस्टिनी खुद बना सकते हो, अपना जो है भाग्य खुद चुन सकते हो। तो इन सब सोच की वजह से जो है ये लोग बलवान हुए, ये लोगों को बहुत शक्ति मिली, है ना, ये सारी चीज़ों की वजह से। और इन लोगों ने कहा कि नहीं, अब इस सब कब से काम नहीं चलेगा, अब हम लोग जो है अंग्रेज़ों का सर फोड़ेंगे, ठीक है। तो आगे आ जाते हैं। तो इसके अंदर लीडर्स मैंने आपको समझा दिए। तो अब इनका काम क्या था, इन्होंने क्या क्या किया, 3 4 5 काम है इन्होंने जो मेन मेन करे, वो मैं बता देता हूँ। इन्होंने सबसे पहले क्या करना शुरू किया, इन्होंने कहा कि भैया कपड़ों को जलाओ, ठीक है। तो कपड़े जलाने शुरू कर दिए, स्वदेशी और नेशनल एजुकेशन की बात करी। तो अभी क्या हुआ है मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ इसमें, कि अभी क्या है कि ये जो इनका तरीका है, ये इनका तरीका है, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा तरीका देख लेते हैं क्या करते थे लोग। तो जैसे नॉन कोऑपरेशन की बात करते थे, रैलीज की बात करते थे, है ना, ये कहते थे स्ट्राइक करो, है ना, ये कहते थे गवर्नमेंट के ऐसे लॉज जैसे सिविल डिसोबीडियंस, मतलब ऐसे लॉज को मत मानो जो कि जो है बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हैं और एक तरीके से अनलॉफुल है, मतलब कि उनका कोई मतलब अगर देखा जाए तो वो एक तरीके से लोगों के अगेंस्ट में है, तो उन सारे लॉज को मत मानो, है ना। तो ये सारी चीज़ें लोग कहते थे, है ना। फिर उसके बाद ये लोग जो थे, इन्होंने अपना जो है अलग अलग जो है एजुकेशन काउंसिल बनाए, है ना। तिलक जो क्या करने लगे, तिलक जो है कहते थे अलग अलग गणपति फेस्टिवल निकाले, शिवाजी फेस्टिवल निकाले, न्यूज़पेपर निकाले, जैसे मराठी और केसरी। तो मराठी जो था अंग्रेजी अखबार था, केसरी जो था वो आपका मराठी अखबार था, मराठी में, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिए, मराठी लैंग्वेज में। तो और बीसी चटर्जी थे, उन्होंने आनंद मठ करके लिखा, जिसके है ना, बंकिम चंद्र चटर्जी, तो उन्होंने आनंद मठ लिखा जो कि सन्यासी रिबेलियन पे लिखा। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, तिलक ने क्या किया, ये सारे अखबार और ये, है ना, और इनका तरीका क्या था कैसे करने का। फिर उन्होंने क्या करा तिलक, तो जो ये जो था, एक इनका ड्रॉबैक ये था कि क्योंकि शिवाजी और गणपति फेस्टिवल निकाल रहे थे, तो जो मुस्लिम्स थे ना वो इनके साथ नहीं जुड़ पाए, ठीक है। और इसी की वजह से काफ़ी सारी चीज़ों की वजह से आगे चल के जो है सूरत में स्प्लिट भी हो जाता है, ठीक है। अब ये इनका तरीका मैंने आपको बता दिया, कौन कौन लोग थे, इंपॉर्टेंट था। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको ये याद होना चाहिए, ये याद होना चाहिए। कुछ कुछ बीच में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको बताया, जैसे ये है, और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जैसे कि तिलक फेस्टिवल, मराठी केसरी, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसे ही इसके अंदर मैंने आपको बताया था जो मॉडरेट्स में, वो ये था कि दिग्बी मिशन, और जो है सॉरी डिग्बी जो था कौन था, वेलबी कमीशन क्या था, ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए। फिर आ जाता है बंगाल का पार्टीशन होता है। अब देखिए यहाँ पे हमने चरण समझ लिया कैसे इनकी सोच थी। अब ये लोग चल रहे हैं, उग्रवादी चरण अब चल रहा है, उग्रवादी लोगों की जो है ज़्यादा मेजॉरिटी है कांग्रेस में। तो अब क्या हुआ, बंगाल का पार्टीशन किसने घोषित किया, कुर्जन ने कहा कि हम बंगाल का पार्टीशन कर देंगे, ठीक है। तो अब उसमें क्या हुआ 1905 में कि कुर्जन ने इस तरीके से जब अनाउंस किया, तो उसने क्या किया, उस समय जो बंगाल था वो क्या क्या इंक्लूड करता था, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ठीक है, ये पूरा एरिया था, असम तक का एरिया था उसमें, और जो बांग्लादेश अभी का है वो भी इंक्लूडेड था। तो उसने इस तरीके से पूरे एरिया को तोड़ दिया और बंगाल, बिहार और उड़ीसा का एरिया अलग कर दिया, जो अभी हम देखते हैं। और उधर का बांग्लादेश का और जो आपका बाकी असम का एरिया था, और थोड़ा सा इधर नीचे म्यांमार तक का एरिया, चिट्टागोंग तक का एरिया, उसको अलग कर दिया। तो एक डिवीजन कर दिया। और उसको बोला ब्रिटिशर्स ने कि हम एडमिनिस्ट्रेटिव इनएफिशिएंसी हो रही थी, इसलिए हमने इसको पार्टीशन किया है। यानी कि कहने का मतलब है कि हम ठीक से शासन नहीं कर पा रहे थे, इतना बड़ा एरिया है, इसलिए हमको जो है इसको करना पड़ा, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा आप। फिर उसके बाद क्या हुआ, रीजंस क्या थे, पर असली रीज़न क्या थे, ब्रिटिश
ब्रिटिश क्यों पार्टीशन करना चाहते थे बंगाल का? क्योंकि वो जो थे, जो एक तरीके से एक नेशनलिज्म हो रहा था इंडिया में, मतलब कि एक तरीके से राष्ट्रवाद जो फैल रहा था उसको कम करना चाहते थे, ठीक है, और कांग्रेस को कमज़ोर करना चाहते थे। वो क्या करना चाहते थे, मुस्लिम्स और हिंदुओं की लड़ाई करना चाहते थे, कम्युनलिज्म को फैला रहे थे, मतलब कि कम्युनलिज्म याद रखिएगा ना, कम्युनलिज्म को। तो एक तरीके से वो क्या कर रहे थे कि जो एक तरीके से जो दुश्मनी है वो बढ़ाई जाए, डिवाइड करा जाए और फिर जो है रूल किया जाए। तो डिवाइड एंड रूल कर रहे थे यहाँ पे, ठीक है। तो उन्होंने वेस्टर्न बंगाल को जानते थे, जैसे आज का जो एरिया है ना वेस्ट बंगाल का, जो आज जहाँ पे ममता जी बैठी हुई हैं, तो वहाँ पे जो था हिंदूज जो हैं आज की डेट में, मतलब हो सकता है आगे ना भी रहे, तो जो आज की डेट में जो है जहाँ पे थे, वहाँ पे हिंदूज जो थे मेजोरिटी में थे। तो एक तरीके से इन्होंने डिवाइड कर दिया उसको, और कुर्जन तो मैंने आपको बता ही दिया। तो ये जो था, इन्होंने इंडिया को जो है एक तरीके से डिवाइड करा और जो है यहाँ पे जो है इसको अनाउंस करा, ठीक है। तो 20 जुलाई को इन्होंने अनाउंस किया 1905 में। और जो कांग्रेस ने क्या बोला, स्वदेशी मूवमेंट, कहा कि अब हम स्वदेशी मूवमेंट करेंगे और इसको रोकेंगे। और 7 अगस्त को जो है इन्होंने लॉन्च किया। किसने 7 अगस्त को लॉन्च किया? कांग्रेस ने। ये किसने किया अनाउंस? ये अंग्रेज़ों ने किया, ठीक है, ये ब्रिटिश ने किया है। ब्रिटिशर्स ने अनाउंस किया कि हम जो है वो बंगाल को तोड़ देंगे। और ये जो है स्वदेशी मूवमेंट किसने अनाउंस किया? कांग्रेस ने। तो 16 अक्टूबर को जो है, डेट याद रखिएगा, 16 अक्टूबर को पार्टीशन हो जाता है और जो बंगाल होता है इतना बड़ा, उसको 2 भागों में विभाजित कर दिया जाता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, बंगाल पार्टीशन 1905 में क्यों हुआ था, कारण मैंने बता दिए। वैसे अंग्रेज़ों का मुख्य कारण क्या था और जो दिखा रहे थे, और कौन कौन सी डेट्स इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसके अंदर ध्यान रखिएगा। फिर आ जाते हैं हम नीचे। अब क्या हुआ कि अब जब इन्होंने एक स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट कर दिया है, तो इन्होंने क्या किया, कांग्रेस ने सबसे पहले इस दिन को, जो 16 अक्टूबर का दिन था, इसको मतलब एक दुखी दिन के हिसाब से माना, है ना। इन्होंने उस दिन जो है क्या क्या करा, राखियां बांधी एक दूसरे को, है ना, देशभक्ति के गाने गाए, वंदे मातरम किया, बॉयकॉट करा। जैसे बॉयकॉट के मैंने अलग अलग आपको तरीके बताए थे ना, कपड़े जला रहे थे, ये देखिए कपड़े जला रहे थे यहाँ पे, एक्सेप्टेंस करे, तो ये सारी चीज़ें करने लगे। नॉन कॉपरेशन, इस तरीके से रैली निकाल रहे हैं, पब्लिक मीटिंग, लोग जो है एक मीटिंग्स कर रहे हैं पब्लिक में, है ना, फेस्टिवल कर रहे, फेस्टिवल जैसे शिवराज फेस्टिवल और ये सारे फेस्टिवल करने लग गए, है ना, मेला निकाल रहे हैं, और जो है गंगा में डुबकी लगा रहे हैं, मतलब लोग सड़क पे उतर आए, है ना, और कहने लगे कि देखो अब जो है ये नहीं बर्दाश्त होगा, ये एक बहुत गलत चीज़ है, ये तो देश को एक तरह की तोड़ने का, लोगों का जो है प्रेम जो था तोड़ने का, ये तो एक ब्रिटिश का वो है, ठीक है। कांग्रेस को एक मुद्दा मिला हुआ था, तो कांग्रेस उसी चीज़ पे जो है आगे बढ़ना चाहती थी। फिर क्या हुआ, कांग्रेस का सेशन होता है 1905 में। तो 1905 में जो बनारस का सेशन होता है, उसमें जो है ये लोग स्वदेशी और नॉन कॉपरेशन की बात करते हैं, ठीक है, ये कहते हैं हम स्वदेशी और नॉन कॉपरेशन करेंगे। उसके बाद 1906 में कलकत्ता का एक सेशन होता है, स्पेलिंग गलत हो गई है ना, कलकत्ता का एक सेशन होता है। तो उसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे दादा भाई नौरोजी जो होते हैं इसके प्रेसिडेंट होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। इसमें 4 रेज़ोल्यूशन पास करे जाते हैं, जो कि आपको रट लेना है, ठीक है। जो कि एक तो था स्वराज, ठीक है, स्वराज का मतलब कि हम ही अपने देश को खुद चलाएंगे, सेल्फ रूल। फिर था एक स्वदेशी, स्वदेशी मतलब कि जो है जितना भी जो भी हमारा एजुकेशन है या जो भी हमारे कपड़े हैं, इंडस्ट्री है, वो स्वदेशी होना चाहिए, है ना, इस तरीके से आप समझ लीजिए। और बाइकॉट जो था, वो जो था उसके अंदर जो था बाहर के कपड़ों को और बाहर की चीज़ों को बाइकॉट करना है हमें, जो है एक तरीके से गवर्नमेंट की जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उनको बाइकॉट करना है ना। और जो है हमें देश में जो है एक तरीके से एक जो अभी राष्ट्रवाद फैल रहा है उसको बढ़ाना है, ठीक। और नेशनल एजुकेशन मतलब एक पैरेलल एजुकेशन शुरू करना है, पैरेलल शिक्षा प्रणाली लानी है, जो कि जो है गवर्नमेंट की अपनी प्रणाली बना रखी है उससे विपरीत, ताकि जो है हम अपने अपने जो कल्चर है, अपनी जो वैल्यूज़ हैं, उनको लोगों को दे पाएँ। तो ये 4 चीज़ों को यह ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1906 में हुआ था। अब यहाँ से मूवमेंट शुरू हो गया है 7 अगस्त के बाद से, और ये सारी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, क्या क्या काम किया कांग्रेस ने इस मूवमेंट के दौरान, तो बहुत सारे काम किए। जैसे दिल्ली में जो थे, दिल्ली में इस मूवमेंट को किसने चलाया? सैयद हैदर रज़ा ने, ये ध्यान रखिएगा। फिर पंजाब में इसको कौन चलाते हैं? लाला लाजपत राय और अजीत सिंह, ठीक है। मद्रास में इसको कौन चलाते हैं? सी पिल्लई। और पुणे में इसको कौन चलाते हैं? तिलक चलाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से रीजन में किसने किसने क्या क्या किया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे मैंने आपको दिखा दिया, बॉम्बे और पुणे में कौन कर रहे हैं? तिलक कर रहे हैं, और मद्रास में सी पिल्लई कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो स्वदेशी मूवमेंट हुआ ना ये 1905 में, है ना, तो इसके अंदर क्या किया इन्होंने, वुमेन ने इसके अंदर बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया पहली बार, ठीक है। और स्टूडेंट्स ने इसके अंदर हिस्सा लिया। और किसने हिस्सा लिया? मिडिल क्लास ने लिया और ज़मींदार ने लिया, और मोस्टली ऐसे लोग थे जो कि शहरों से जुड़े हुए थे, ठीक है। तो ज़मींदार और मिडिल क्लास इसने इसमें पार्ट लिया। तो ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ कमिटीज़, कुछ पत्रिकाएँ, कुछ यूनियन भी शुरू हुए। तो आपको ये नाम याद रखना है, जैसे अश्वनी कुमार दत्त ने उस समय स्वदेश बंधव समिति चालू करी थी।
जो टैगोर थे उन्होंने शांति निकेतन शुरू किया। अनुशीलन समिति बरिंदर कुमार घोष ने शुरू किया, है ना। और उसी समय जो थे 2 नए यूनियन बने, एक था रेलवे यूनियन और पहली बार इंडिया में एक पहला यूनियन बना था, उसका नाम था प्रिंटर्स यूनियन का। पहला लेबर यूनियन बना था वो था प्रिंटर्स यूनियन 1905 में। तो ये आपको याद रखना है, ये पहला यूनियन है इंडिया में, प्रिंटर्स यूनियन 1905 में इसी समय शुरू हुआ था। यूनियन मतलब लेबर यूनियन, ठीक है, लोगों की लेबर्स की बात गवर्नमेंट के सामने रखना, ये सारी चीज़ें। तो ये नाम आपको याद रखने और ये नाम याद रखना है आपको, ठीक है। और शांति निकेतन किसने शुरू किया था? टैगोर ने शुरू किया था। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद जो पैरेलल एजुकेशन शुरू हुआ, पैरेलल एजुकेशन जो था वो बेसिकली किसने किया था? पैरेलल एजुकेशन में उन्होंने क्या किया? स्वदेशी एजुकेशन देंगे। और बिंदु ने क्या किया? बंगाल नेशनल स्कूल शुरू किया। जादवपुर में जो है बंगाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी शुरू किया, है ना। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन इस टाइम शुरू किया गया, तो ये ध्यान रखिएगा 1906 में नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन शुरू किया गया था। कल्चर में अगर हम देखें तो अमार सोनार बांग्ला करके रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था, ठीक है ये। और बाद में नेशनल एंथम बन जाता है बांग्लादेश का। रविंद्रनाथ टैगोर ने पेंटिंग्स के बारे में बनाया, इंडियन वे में बनाया, ठीक है। और एक इन्होंने ओरिएंटल स्कूल ऑफ पेंटिंग करके एक शुरू किया था, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा अरविंदर। तो ये कल्चर से और एजुकेशन से रिलेटेड जो चीज़ें हुई वो मैंने आपको बताया, ठीक है। उसके बाद जो था इंडस्ट्री और साइंस, ये कब हो रहा है? ये सब कुछ, ये जितना कुछ हो रहा है ना, ये इसी दौरान हो रहा है। ये जो आपका 1905 से लेके 1907 के बीच में, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। 1905 और 1907 के बीच में देखिए भारत में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। तो मैंने उसको आपको तोड़ के दिखाया कि कांग्रेस क्या कर रही है, कांग्रेस ने अलग अलग जगह पे क्या क्या किया, उसके बाद एजुकेशन में क्या क्या हुआ, इस तरीके से इंडस्ट्रीज और साइंस में क्या क्या हुआ, ये बता रहा हूँ मैं आपको, ध्यान सुनिए। तो इन्होंने जगदीश चंद्र बोस ने इंडियन साइंस कांग्रेस का गठन करवाया और प्रफुल्ल चंद्र रॉय ने बंगाल केमिकल्स करके एक फैक्ट्री शुरू करी, क्योंकि स्वदेशी का एक रूप था ना, स्वदेशी में हमें अपने अपने भारत में सब कुछ शुरू करना है। तो ये सारी चीज़ें थी, ये इंपॉर्टेंट नाम है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद इनके कुछ ड्रॉबैक्स थे। तो अभी तक आपको यहाँ पे समझ में आ गया ना क्या क्या काम हुआ, ओके ठीक है। अब ड्रॉबैक्स देख लेते हैं क्या क्या थे। ड्रॉबैक क्या हुआ? ड्रॉबैक्स मतलब कि ये क्या, मतलब इनका खराब क्या रहा, मतलब इस मूवमेंट में इस सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रही कि हिंदू मुस्लिम की कोई यूनिटी नहीं दिखाई दी। बहुत कम मुस्लिम इसके अंदर बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि मुस्लिम ने बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं किया मास में, है ना, यानी कि बहुत ज़्यादा मुस्लिम ने पार्ट नहीं किया। क्योंकि उसका बड़ा रीज़न क्या था कि इसका इसका जो पूरा जो मूवमेंट था ना, उसको एक हिंदू टच मिल चुका था कि जैसे शिवाजी हो रहा है, शिवाजी मेले लग रहे हैं, है ना, और गणपति फेस्टिवल हो रहे हैं, तो मुस्लिम से कहा इसमें हमारे लिए क्या है, ये तो हिंदुओं का अपना रिवोल्ट है, ठीक है। तो इसलिए मुस्लिम ने ज़्यादा पार्ट नहीं किया, बहुत बहुत कम मुस्लिम ने पार्टिसिपेट किया, जो समझ गए नहीं ऐसी बात नहीं है, ये देश के लिए है और इस तरीके से, ठीक है, उनकी अपनी सोच थी जो अलग अलग, तो इस तरीके से उन्होंने सोचा। फिर ब्रिटिश जो थे उन्होंने कम्युनलाइज करने का बहुत कोशिश करी, मतलब एक तरीके से तोड़ने का कोशिश करी हिंदू और मुस्लिम्स को। तो इसके अंदर देखते हैं हम कि नवाब सलीम उल्लाह करके जो थे, एक नवाब सलीम उल्लाह करके थे डक्का के, उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की इस समय गठन किया। तो ध्यान रखिएगा 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन हुआ और नवाब सलीम उल्लाह ने किया था, ना कि जिन्ना ने किया था, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। अभी जिन्ना जो है कांग्रेस के साथ है। फिर नॉट पैन इंडिया जो था, और ये जो था ना, एक तरीके से इसका एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, ये जो था सिर्फ बंगाल में ही हो रहा था, ठीक है, और ज़्यादा एरिया में फैल नहीं पाया था, ठीक है। हमने यहाँ पे देखा कुछ कुछ एरियाज़ में गया है, दिल्ली में, यहाँ पे देखिए, और पंजाब में, मद्रास में, परंतु जो है ये इतना ज़्यादा नहीं फैल पाया और ज़्यादा लोगों को नहीं जोड़ पाया, जैसे कि फार्मर्स को नहीं जोड़ पाया, जो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। तो हम देखते हैं गांधी जी जब बाद में आते हैं तो खेड़ा करते हैं, खेड़ा सत्याग्रह कहते हैं, है ना, और इलाहाबाद मिल्स करते हैं, और ये सारी चीज़ें करते हैं, और फिर जो है इंडिगो रिवोल्ट करते हैं, तो जाके वो सारा कुछ करते हैं। तो जब चंपारण, है ना, सत्याग्रह करते हैं, तब जब वो सब करते हैं तब फार्मर्स होते हैं जुड़ जाते हैं मूवमेंट में। और फार्मर्स क्यों नहीं जुड़ पाए, एक तो ये रीज़न था। दूसरा रीज़न ये था कि एक इसके अंदर जो थे कि अब ज़मींदार्स, और यहाँ पे मैंने बताया ना ज़मीन, ये देखिए ज़मींदार्स और मिडिल क्लास थे। तो जब यही लोग इसके अंदर मूवमेंट लड़ रहे हैं, तो ये लोग तो खुद ही इनसे परेशान हैं, ज़मींदारों से, है ना, फार्मर्स। तो एक तरीके से इसलिए भी ये दूर थे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। फिर कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो आपको नाम याद रखना है इस मूवमेंट में। एक था न्यू इंडिया, जो कि बिपिन चंद्र पाल ने लिखी थी, और उसके बाद वंदे मातरम, संध्या, युगांतर और संजीवनी, ये नाम देख लीजिए आप इसके अगेंस्ट में, और ये आपको नाम याद रखने हैं, ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो अभी हमने देख लिया बुक्स और जर्नल्स का, अब हम आगे आ जाते हैं, ठीक है। ये थोड़ा वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं इसमें। तो फिर आ जाते हैं, अब हमने यहाँ तक देख लिया 1905 से लेके 1907 तक ये चल रहा था। अब क्या हुआ कि 1907 में
1906 में कांग्रेस का एक सेशन हुआ जिसके अंदर कांग्रेस के दो दल थे, जैसे मैंने आपको बताया, एक तो उग्रवादी थे, यहाँ पे बताया ना मैंने आपको, एक तो उग्रवादी थे और एक उदारवादी थे। ये देखिए उदारवादी और ये उग्रवादी, तो इनके बीच में जो है ना एक तरह की फाइट शुरू हो गई। क्या फाइट थी? ये लोग जो चाहते थे, अब ध्यान से सुनिएगा तो आप समझ में आ जाएगा, आपको परेशानी नहीं होगी इंग्लिश में। तो ये जो चाहते थे उग्रवादी वाले जो मतलब जो एक्सट्रीमिस्ट थे, वो क्या चाहते थे कि इस मूवमेंट को ना पूरे भारत में लेके जाओ। पर जो उदारवादी वाले थे ना, वो कहते थे नहीं नहीं, हम सिर्फ बंगाल में रखेंगे, अब इसको समेटते हैं, है ना, क्योंकि इनको पता था कि आगे गवर्नमेंट जो है वो 1909 में जो है वो एक रिफॉर्म लेके आ रही है जिसके अंदर जो है ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा जो वहाँ का असेंबली है उसमें, ठीक है, जो सेंट्रल असेंबली है उसके अंदर। तो ये लोग जो थे, इतना ध्यान रखिए कि ये लोग किस बात पे इनका अगेंस्ट में थे, यानी कि उग्रवादी जो थे वो चाहते थे इसको भारत से, पूरे भारत में लेके जाएं। फिर एक दूसरी चीज़ की थी कि अगला कांग्रेस सेशन यानी कि 1907 में कहाँ पे होगा। तो जो उग्रवादी वाले थे, एक्सट्रीमिस्ट थे, वो कहते थे कि ऐसा करो पुणे में करो और जो है इसको यहाँ यहाँ करो, मतलब उनका अपना एम था कि वो कहाँ पे करवाना चाहते थे। और वहीं जो ये थे आपके उदारवादी, वो कहते थे कि इसको जो है कहीं और करो, है ना। तो नागपुर और पुणे के अंदर जो थी एक फाइट थी कि कहाँ पे करना है इसको, ठीक है। फिर ये दोनों चीज़ें, फिर प्रेसिडेंट किसको बनाना है, तो जो उग्रवादी थे वो कहते थे लाला लाजपत राय को बनाओ या तिलक को बनाओ, पर जो उदारवादी थे वो कहते थे रासबिहारी बोस को बनाओ, ठीक है। और जो उग्रवादी थे वो कहते थे कि स्वराज को जो है हम स्वराज को कंटिन्यू रखो, मतलब ये जो मूवमेंट चल रहा है अभी इसको कंटिन्यू रखो, इसको बंद क्यों कर रहे हो, है ना। स्वराज है, स्वदेशी है, बॉयकॉट है, नेशनल एजुकेशन, इसको कंटिन्यू रखो। पर जो उदारवादी थे ना, जो मॉडरेट्स थे, वो कह रहे थे नहीं नहीं अब बहुत हो गया, अब गवर्नमेंट हमारी बात सुन रही है, धीरे धीरे है ना 1909 में लेके आने वाली है, नए नए चेंजेस लाएगी, तो उनके अब हम धीरे करते हैं। तो इस तरीके से जब ये सारी पॉइंट हुए ना, तो वहाँ पे हो गई हाथापाई, एक ने जूता उठा के मार दिया फिरोज शाह मेहता के मुंह पे, ठीक है। और ये सही में हुआ है, मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं। और जब ये हुआ ना, तो उसके बाद कांग्रेस में हो गई लड़ाई, और फिर जो है कांग्रेस के हो गए दो भाग, ठीक है। 1907 में चल के रासबिहारी बोस 1907 में जो थे जो है वो बने प्रेसिडेंट बने, और उसी में ही लड़ाई हुई थी, ठीक है। और उसके बाद जो है कांग्रेस के दो पार्ट हो गए, एक्सट्रीमिस्ट जो थे या कि उग्रवादी थे उनको निकाल दिया गया कांग्रेस से बाहर। जब कांग्रेस से बाहर निकाल दिया गया तो जो ब्रिटिश सरकार थी उसको मौका मिल गया, सबको जेल कर दी गई, इनको दबा दिया गया। और 1909 में जो है वो अपने हिसाब से जो है नियम कानून लेके आ गई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 में वो लेके आ गई, जिसे हमें पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये टूट गए। और जो है इस बात स्प्लिट के बाद, मतलब ये जो टूटा कांग्रेस, इसके बाद जो है जो मूवमेंट चल रहा था, स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था, वो भी जो है ख़त्म हो गया। क्यों ख़त्म हो गया? क्योंकि तिलक जो थे वो जेल चले गए, उनको जेल में बंद कर दिया गवर्नमेंट ने, जहाँ पे उन्होंने गीता रहस्य लिखा। और जो अरबिंदो जो थे उन्होंने जो है पूरी तरीके से रिटायरमेंट ले लिया, वो जो है भक्ति में चले गए और जो है छोड़ दिया मूवमेंट को। लाला लाजपत राय यूएस और यहाँ पे आपके ब्रिटेन चले गए, ठीक है, यूके यूनाइटेड किंगडम चले गए। और बीसी पाल जो थे, है ना, बीसी जो थे वो जो थे उन्होंने जो था इसको बंद कर दिया, मतलब मूवमेंट को छोड़ दिया। तो कोई भी रहा नहीं लीडर। तो एक तरीके से जो है 1907 के पास जो है वो आपका पूरा मूवमेंट ख़त्म हो गया, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना। अब जब मूवमेंट तो खत्म हो गया, अब मान लीजिए आप किसी मूवमेंट में पार्ट ले रहे हैं, ठीक है, अब आगे आते हैं, ठीक है, क्रांतिकारियों का। तो मूवमेंट में आप मान लीजिए किसी मूवमेंट में पार्ट ले रहे हैं, तो अब आपको रहेगा ना कि अरे अब मूवमेंट चला और एकदम से वहाँ के लीडर भाग जाए सब, मतलब भाग ना जाए, यहाँ पे तो भागे नहीं वैसे, पर वहाँ के लीडर एकदम से हट जाए, तो आपके अंदर गुस्सा नहीं आएगा कि अरे यार आप क्या करें, आप क्या करें। तो उस समय के जो युवा लोग थे ना, उन्होंने क्या करा, क्रांतिकारी जो है रास्ता अपनाया। और जो है इसके अंदर बहुत सारे लोग आए, जैसे रासबिहारी बोस आए, है ना, और भी दो चार नाम आते हैं जिसके अंदर, सचिन सान्याल, ये सारी चीज़ बहुत लोग आए। तो उनके बारे में हम लोग जो है बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। मैं इसको अलग से पढ़ाऊंगा क्योंकि इसमें काफ़ी सारे नाम आते हैं और उनको रीजन वाइज पढ़ना पड़ेगा, कौन कौन से एरिया में कौन कौन किसने किसने बम फेंका, और काफ़ी कुछ हुआ इसमें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हुई। और ये जो काल था उसके बाद जो था क्रांतिकारियों का जो काल, मैंने आपको बताया ना, क्रांतिकारियों के काल में दो लोग आते हैं, दो तीन लोग आते हैं। एक तो क्रांतिकारियों का काल मैंने आपको बता दिया जो कि इंडिविजुअल लोग कर रहे थे, है ना, एक व्यक्ति अपना अपना कर रहा था, जैसे सचिन सान्याल हो गए, रासबिहारी बोस हो गए, ऐसे अलग अलग। ऐसे दो और थे मूवमेंट, उनका बोलते हैं गदर और होम रूल मूवमेंट। तो उनको हम लोग देख लेते हैं फटाफट। तो देखिए इसके अंदर कोई पीएचडी नहीं करनी है आपको, सिंपल सीधी चीज़ें पढ़नी है और वही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, बैकग्राउंड में आपको थोड़ा बता देता हूँ कि क्रांतिकारियों का काल चल रहा है 1908 से लेकर 1914 तक, बम फेंक रहे हैं, इधर उधर मार रहे हैं लोगों को, है ना, अंग्रेजों को। और जो है आप मतलब दिख रहा है लोगों को कि यहाँ लड़ाई हो रही है, भारत जो है एक तरीके से जो है। और क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि कोई भी लीडरशिप नहीं है सेंटर में, है ना, कोई भी, कांग्रेस टूट चुकी है मॉडरेट्स पे, और जो उदारवादी लोग हैं उनमें तो लोगों को विश्वास है नहीं। उग्रवादी लोग हैं वो संन्यास ले चुका है कोई ना कोई, और या तो तिलक जो है वो जेल चले गए। 1914 में तिलक बाहर निकलेंगे तब होगा कहानी शुरू। पर तब तक जो है यहाँ पे ये क्रांतिकारी काल चलता रहता है, और यहाँ पे बीच में क्या हो जाता है कि वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाता है, ठीक है। और जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और टर्की एक तरफ होते हैं, और ब्रिटेन, यूएस और इटली और ये सारे लोग दूसरी तरफ होते हैं। तो ध्यान रखिएगा कौन कौन से वर्ग हैं। फिर
इसमें क्या होता है, इसी चीज़ का मौका उठा के दो चीज़ें होती हैं। एक होता है गदर मूवमेंट, जो कि सैन फ्रांसिस्को में शुरू किया जाता है 1903 में, और जिसका मेन लीडर होते हैं लाला हरदयाल। और ये बाकी सारे नाम हैं जो आप देख लीजिए, है ना, और ये सारे भी इंपॉर्टेंट हैं, पर बरकतुल्ला जैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, लाला हरदयाल है, सोहन सिंह भागना इंपॉर्टेंट है, करतार सिंह सराभा इंपॉर्टेंट है। बाकी सारे नाम आप याद कर पाए तो कर लीजिएगा। इन्होंने उस समय एक न्यूज़पेपर लिखा था, इस न्यूज़पेपर का नाम था गदर, और इसका गदर का जो टाइटल था, यानी कि जो कैप्शन था, वो क्या था, वो था अंग्रेजी राज का दुश्मन। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अंग्रेजी राज का दुश्मन नाम का गदर पेपर निकाला था। इसके अंदर ये बताते थे कि अंग्रेज क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, उनकी काली करतूतों करके भी निकालते थे, है ना। तो जो है वो सारी चीज़ें बताते थे। फिर इसी दौरान जो है एक इंसिडेंट होता है, उसे बोलते हैं कामागाटू इंसिडेंट। ये एक शिप है, ये ध्यान रखिएगा। अगर पूछा जाए कि किस चीज़ से रिलेटेड है, तो ये एक नाम, मतलब एक शिप है, बड़ा सा एक जहाज है। हुआ क्या था कि यहाँ से करतार सिंह सराभा जो थे, वो बेसिकली सबको लेके, सिंगापुर में शायद ये शुरुआत हुई थी, वहाँ से सबको लेके जो थे ये जा रहे थे वैनकूवर। ठीक है, वैनकूवर एक जगह है कनाडा में, तो वैनकूवर जा रहे थे। वैनकूवर में जब ये पहुँचते हैं तो वहाँ पे इनको घुसने नहीं दिया जाता है, क्योंकि कनाडा जो होता है उस समय अंग्रेज होते हैं, मना कर देते हैं, कहते हैं इनको घुसने मत देना अंदर। ठीक है, तो ये वहाँ पे जो है फिर जो है वहाँ पे नहीं बैठने देते, तो ये लोग वापस आते हैं, और वापस कहाँ पे आ जाते हैं, कैलकाटा में आ जाते हैं। ठीक है, वहाँ से वैनकूवर से, कनाडा से, सोचिए कितना लंबा रास्ता है ना, पूरा पैसिफिक ओशन, प्रशांत सागर पार करते हुए फिर ये लोग वापस आते हैं, है ना, इंडिया। इंडिया में जब ये आते हैं कलकत्ता में, तो काफ़ी लोग जो होते हैं जब कलकत्ता में उतरते हैं, तो उनको जो है गवर्नमेंट जो है ज़बरदस्ती मारती है, पीटती है, और काफ़ी लोग उसमें मर जाते हैं। और जो है जिसकी वजह से जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, और ये लोग सोच लेते हैं कि जो है अब हम जो है लड़ाई करेंगे। ठीक है, तो एक चीज़, सॉरी, यहाँ पे एक गवर्नमेंट ने बोल दिया कि करतार सिंह सराभा नहीं थे, ठीक है, कोई और थे, मेरे को एग्जैक्टली नाम याद नहीं आ रहा है, पर ये बात ध्यान रखिए कि जो थे कोमागाटू इंसिडेंट किससे रिलेटेड है, वो है शिप से रिलेटेड है। ठीक है, मतलब जहाज एक है, और जहाँ से लोगों को लेके जाना है और लेके आना है। अब इसकी वजह से क्या होता है ना, बहुत लोग मर जाते हैं, और मोस्टली जो होते हैं सिख होते हैं। तो इन लोगों को, गदर के जो लोग होते हैं ना, गदर के जो लाला हरदयाल, ये सब, इन लोगों को बहुत गुस्सा आता है। ये कहते हैं अब हम अंग्रेज़ों को समझाते हैं। ठीक है, तो ये लोग क्या करते हैं, एक प्लान बनाते हैं, और प्लान बना के ये लोग क्या करते हैं, भारत आने का कहते हैं कि हम अब भारत आएंगे, और यहाँ पे जो आके ना एक तरीके से अब बवाल कर देंगे, है ना। 1914 की बात है। तो ये लोग क्या होते हैं, सबसे पहले लौट के आते हैं, वो होते हैं करतार सिंह सराभा। ठीक है, और बाद में रास बिहारी बोस जो होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, ये भी जो है आके ज्वाइन कर लेते हैं इनको। ठीक है, अब होता क्या है कि इन लोग एक डेट फिक्स करते हैं, इस डेट को हम लड़ाई करेंगे। अब देखिए ये लोग कहाँ से आए हैं, बाहर से आए हैं, अब पंजाब में आए। अब पंजाब में पहले ही कौन बैठे हुए हैं, खालसा लोग बैठे हुए हैं, खालसा दीवान लोग बैठे हुए हैं। वो लोग क्या कहते, उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा अरे ये तो हमारी शक्ति कमज़ोर कर देंगे। आप समझ रहे हैं ना, यहाँ पे तो एक तो कोई काम कोई करे तो आदमी तो आधे तो उसके अंदर पैर लगाने लगते हैं। ठीक है, अब एक तो देश आज़ाद करने के लिए आदमी जान देने को तैयार है, और उसमें ये अपना, इनको अपना चीफ बनने, है ना, इनको ऊपर रहने की मन है। तो अब देखिए, अब यहाँ पे क्या हुआ, करतार सिंह सराभा जब यहाँ पहुंचा ना, इन लोगों को पता चल गया कि अब ये जो है कुछ होने वाला है। इन्होंने क्या करा, जासूसी वसूसी करके इंग्लिश गवर्नमेंट को बना दिया, ब्रिटिश गवर्नमेंट को बता दिया कि यहाँ पे ये रिवोल्ट होने वाला है, और आप हार जाओगे इस बार पक्का। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पहले ही सबको पकड़ लिया, और बहुत लोगों को फांसी दे दी, बहुत लोगों को जेल कर दी, और इसको बोलते हैं फर्स्ट लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस। ध्यान रखिएगा, पहला कॉन्स्पिरेसी केस किससे जुड़ा हुआ है, गदर मूवमेंट से जुड़ा हुआ है। और इसके अंदर किसके ऊपर करा गया है ये सब, करतार सिंह सराभा, है ना, ये वो, और रास बिहारी बोस जो होते हैं भाग जाते हैं यहाँ से, ये कभी नहीं पकड़ में आएंगे, आप देखिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया गदर मूवमेंट। तो आपको क्या याद रखना है, कहाँ पे शुरू हुआ था, है ना, कनाडा में, और ये सैन फ्रांसिस्को कहाँ पर है, ये जो है आपका अमेरिका में है। ठीक है, ये अमेरिका में शुरू हुआ था, अमेरिका में, और लाला हरदयाल जो थे इसके लीडर थे, और इसका न्यूज़पेपर था गदर। और कौन सी डेट थी, ये बात ध्यान रखिए। फिर आता है होम रूल लीग। होम रूल लीग में क्या होता है, 1916-1918 की बात है। इस समय अंग्रेज जो है ना, वो वर्ल्ड वॉर 1 में फंसे हुए हैं। तो इन्होंने क्या किया, दो लोग इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। तो क्यों हुआ ये होम रूल शुरू किया, एक तो वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुका था। ठीक है, 1990 और 1909 का जो रिफॉर्म्स आए थे ना, जो कि पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स थे, उससे खुश नहीं थे ये लोग, मतलब जो कांग्रेस के लोग थे और बहुत सारे लोग थे। दूसरी चीज़ क्या था, तिलक जो था आज़ाद हो गए थे 1914 में, इनको जो था मैंडले की जेल से, रंगून से इनको रिहा कर दिया गया था। और जो था गदर मूवमेंट को बहुत बुरी तरीके से जो गवर्नमेंट ने दबाया था ना, जैसे मैंने आपको बताया, कॉन्स्पिरेसी केस किया और बहुत सारे लोगों को फांसी दे दी थी। इससे लोगों के अंदर बहुत गुस्सा था। कितना गुस्सा होगा आप सोचिए, किसी के भाई होंगे, बंधु होंगे, या जो है हमारे देश के लोगों को अगर कोई लटका दे इस तरीके से, तो गुस्सा नहीं आएगा। तो इस तरीके से गुस्सा भरा हुआ था। ये सारे जो फैक्टर थे ये बहुत इंपॉर्टेंट थे, जिसके वजह से जो है आपका होम रूल लीग शुरू हुआ। तो देखिए, आपको याद ये नहीं करना है, आपको एग्जाम में जो है यूपी लेवल तक एग्जाम्स अगर आप दे रहे हैं, तो आपको याद क्या रखना है, कौन कौन से लोग थे और कौन कौन से एरिया में उन्होंने किया और कौन से अखबार लिखे। ठीक है, तो बाल गंगाधर तिलक थे, उन्होंने अप्रैल में शुरू किया, और एनी बेसेंट जो थे उन्होंने सितंबर में शुरू किया 1916 में। बाल गंगाधर तिलक ने पूना, महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य प्रदेश के एरिया में किया, और एनी बेसेंट जो थे उन्होंने पूरे भारत में किया। ठीक है, इन जगहों को छोड़कर, और बॉम्बे के एरिया में किया।
तो ध्यान रखिएगा, बॉम्बे में इन्होंने किया है एनी बेसेंट ने, और पूना में इन्होंने किया है, ठीक है, महाराष्ट्र के बाकी एरिया में। इन्होंने क्या अखबार लिखा, मराठी केसरी, मराठी इंग्लिश में था और केसरी मराठी में था। फिर इन्होंने कौन कौन से अखबार लिखवाए, कॉमनवेल्थ, न्यू इंडिया, यंग इंडिया। अब देखिए इन्होंने अखबार इनके सुपरविजन में अखबार लिखे जा रहे हैं, है ना, ये सारे कॉमनवेल्थ, न्यू, इसमें बहुत सारे एडिटर और भी हैं, ठीक है, तो हम इतना गहराई में नहीं जाना है, पर हमें ये ध्यान रखना है कौन था, कौन से अखबार हैं ये वो, ठीक है। उसके बाद क्या किया इन्होंने पैन इंडिया में कमेटी बनाई, है ना, पूरे भारत में कमिटीज़ बनाई, लोगों को जुड़ो उन कमिटी से और काम करो। इन्होंने दूसरा काम बहुत अच्छा जो किया, इन्होंने लखनऊ पैक्ट को कराने में, यानी कि लखनऊ का जो संधि हुई थी ना, लखनऊ में समझौता जो हुआ था उसको कराने में, यहाँ पे देखिए लखनऊ को जो समझौता उसको कराने में इन्होंने हेल्प करा। और जो दूसरी चीज़ थी, जो एक तरीके से जो टूटा हुआ था कांग्रेस, उसको जोड़ने में, यानी कि जो उग्रवादी थे और उदारवादी थे उनको दोनों को जोड़ने में हेल्प करा। और 1919 जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, उसके अंदर गवर्नमेंट को जो प्रेशराइज किया गया कि हमारी डिमांड्स को मानो, उसके अंदर भी होम रूल लीग का बहुत ज़्यादा हिस्सा था, पार्ट था, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये 3 पॉइंट इन्होंने बहुत सारे जो इनके वजह से हुए, ठीक है। उसके बाद जो था गवर्नमेंट ने क्या किया इनके साथ, देखिए गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट को तो बस मौका चाहिए, कुछ ना कुछ मौका मिल जाए जब कि जेल में डाल दे। तो एनी बेसेंट जो थी उनको जेल में डाल दिया गया जून 1917 में। और जब उनको जेल में डाला गया ना, तो एक तरीके से बहुत विरोध हुआ गवर्नमेंट का, तो गवर्नमेंट को प्रेशर में आके उनको छोड़ना पड़ा सितंबर 1917 में। आप सोचिए ना, पैन इंडिया में परमानेंट कमेटी बनाई हुई है, छोटी छोटी कमिटीज़ हर एक क्षेत्र में बनी हुई हैं, कितना ज़्यादा आदमी जुड़ा हुआ होगा, गवर्नमेंट को हर जगह कितना विरोध साबित करना, मतलब सहन करना पड़ा होगा। तो उनको बाद में रिलीज़ कर दिया जाता है, जेल से रिहा कर दिया जाता है। और दिसंबर 1917 में इनको प्रेसिडेंट बनाया जाता है कांग्रेस का। तो आपको बताना होगा कि किस कहाँ का, चलिए छोड़िए मैं ही बता देता हूँ, कलकत्ता में हुआ था 1917 में, वहाँ पे इनको प्रेसिडेंट बनाया जाता है, ठीक है। फिर जो है यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे बाद में गवर्नमेंट जो है ये इतना ज़्यादा प्रेशर होने के बाद होम रूल लीग मतलब वाकई में अच्छा रहा, है ना, पर इसमें गांधी जी ने पार्ट नहीं लिया था, ये ध्यान रखिएगा। गांधी जी को ऑफर आया था, पर गांधी जी ने कहा कि मैं अभी तैयार नहीं हूँ, मैं अभी पूरे देश का भ्रमण करूँगा। इतना प्रेशर किया गवर्नमेंट को इन्होंने कि गवर्नमेंट ने ये एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है, आपको स्वराज जो आप डिमांड कर रहे हैं ये आप कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने ये नहीं बोला कि हम दे देंगे, गवर्नमेंट ने क्या बोला, आप कर सकते हैं, इट कैन बी डिस्कस्ड। तो यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, ये था होम रूल लीग। फिर आता है एक दिल्ली दरबार। दिल्ली दरबार में हम देखते हैं 3 तरह के दरबार हैं, पीएचडी नहीं करनी है, सिर्फ ध्यान रखिए डेट, किसके कौन उस समय गवर्नर जनरल था या वाइसरॉय था। तो 1911 में लॉर्ड हार्डिंग थे, 1903 में कुर्जन हुआ और 1877 में लॉर्ड कैनिंग थे। यहाँ पे क्वीन विक्टोरिया को केसरी हिंद भी दिया गया था। एडवर्ड जो था यहाँ पे आया था राजा, और कुर्जन था इस समय, और जॉर्ज 5 जो था वो जो था यहाँ पे राजा आया था 1911 में, लॉर्ड हार्डिंग। और इसी टाइम 12 दिसंबर 1911 को नाम याद रखिएगा, डेट याद रखिएगा। और उसी टाइम जो था पार्टीशन ऑफ बंगाल जो हुआ था, यानी कि बंगाल का जो विभाजन हुआ था उसे खत्म कर दिया गया था। उन्होंने कहा कोई विभाजन नहीं होगा, हम जोड़ दे रहे हैं वापस, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे हो गया था, ठीक है। राजा ने आके मतलब दरिया दिली दिखाई थी थोड़ी तो ये था। और यहाँ पे कुर्जन जो था इसने यहाँ पे दिल्ली दरबार किया था, तो दिल्ली दरबार करके दिखाते थे यार, आइए देखिए कितना बढ़िया शासन हम चला रहे हैं, है ना। कुर्जन जो था दिखाना, तो इसने एडवर्ड राजा को बुलाया। फिर जो है, और यहाँ पे क्या होता है, ये भी एक रीज़न था जिसकी वजह से स्वदेशी मूवमेंट में ये लोगों को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उस समय इतना पैसा खर्च हुआ इसमें, और उस समय जो था लोगों को भुखमरी और अकाल पड़ा हुआ था देश में, ये चीज़ खराब थी। और यहाँ पे आपको याद रखना केसर हिंद, बस हो गया 3 दरबार खत्म, ठीक है। अब लखनऊ पैक्ट आ जाओ। लखनऊ समझौता में 2 चीज़ें हुई थी, ध्यान रखना। एक हुआ था मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट दोनों वापस आए थे, कांग्रेस एकजुट हो गई थी। तो एकजुट हुई थी कांग्रेस, है ना, तो यानी कि कौन 2 लोग साथ आए थे, एक उदारवादी और उग्रवादी, दोनों साथ आ गए थे। और जब देखिए कांग्रेस एक हुई ना लखनऊ पैक्ट में, यानी कि 1916 की बात हो रही है ये, ठीक है। तो जब कांग्रेस एक हो गई ना, तो जब कांग्रेस एक हो जाएगी तभी आगे चल के जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू होगा 1920 में। तो ध्यान रखिएगा, गांधी जी भी आएंगे, कांग्रेस भी एकजुट है, और अब जो है अंग्रेजों को सर फोड़ा जाएगा 1920 में, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद आता है पैक्ट। लखनऊ को पैक्ट क्यों बोलते हैं, समझौता क्यों बोलते हैं? तो हुआ क्या था, होम रूल लीग वाले जो थे ना, जितने भी एनी बेसेंट उसमें स्पेशली, उन्होंने मुस्लिम और कांग्रेस को एकजुट करने में बहुत मदद करी थी, समझ रहे हैं। और इसमें तिलक ने भी बहुत अपना हेल्प किया था। अब सोचिए, तिलक जो थे एक तरीके से पूरे हिंदूवादी थे, पर उन्होंने इसमें हेल्प करा, और उन्होंने बोला कि जब इतनी बड़ी ताकत से हम लड़ रहे हैं तो हमको जो है उस पर होना, प्लेटफॉर्म पे होना जरूरी है, एक साथ होकर लड़ना बहुत जरूरी है। तो ये ध्यान रखिए, इसे पैक्ट के बोलते हैं। मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक साथ आए थे, और यहाँ पे उग्रवादी और जो उदारवादी थे, मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट, वो दोनों साथ आए थे। तो ये हो गया, आज हमने जो है इतना सारा कुछ कंप्लीट कर लिया है
है, जो मॉडरेट उग्रवादी मैंने आपको समझा दिया। स्वदेशी मूवमेंट में हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए, आप ध्यान से देखिएगा, उनको फिर से आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। क्रांतिकारी काल में हमने आपको बता दिया गदर और होम रूल के बारे में। क्रांतिकारी कौन कौन से थे वो मैं आपको अलग वीडियो में बताऊंगा। और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, इसके लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे, जो मैंने आपको पहले बता दिया। तो इसी तरीके से जो है आपको आज कंप्लीट करना है अपना ये सारी चीज़, ये वीडियो देखिएगा अच्छे से, उसके बाद क्वेश्चंस लगाइएगा ज़्यादा ज़्यादा घटना चक्र से। जो आपको समझ ना आए हो आप नीचे कमेंट में डाल के पूछ सकते हैं। टाइपिंग में आप 1 घंटा दीजिएगा, है ना, कोशिश करिए। और जो अगर आपका ये हो जाए प्लान, जो कि 6 से 7 घंटा आपको लगेगा करने में, तो आप जो है बाकी चीज़ें अपनी आगे प्रिपेयर करिए। ठीक है, तो वीडियो को इसी तरीके से देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।